गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के बीच वर्कशॉप, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज मंडे है, मंडे को मेरा वर्कशॉप होता है। और वर्कशॉप के अंतर्गत आज हम आपके सामने कुछ नए सवाल लेकर आए हैं और उन सवालों का मैं विश्लेषणात्मक ढंग से आपको उनकी व्याख्या भी आपके सामने रखूंगा। और जैसा कि मुझे आज आशा है, यदि इस पर कोई सवाल हो तो आप लोग क्लास के अंत में जब खत्म हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। बस मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आप ध्यान पूर्वक इसको देखिए और इसको समझिए, क्योंकि ये सवाल वास्तव में उस तरीके से तैयार किए जाते हैं ताकि आने वाली सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, खास करके बीपीएससी वगैरह को ध्यान में रखते हुए ये सवाल तैयार किए गए हैं और किए जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन पर बहुत गंभीरता पूर्वक गौर करें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व में सर्वाधिक तंबाकू पदार्थों का सेवन वाले देश का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कि दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू पदार्थों का सेवन किस देश में किया जाता है? ये सवाल है, ठीक है। इसका आंसर है चीन। इसका आंसर है चीन। तो इसका आंसर क्या हुआ? दुनिया में सर्वाधिक तंबाकू पदार्थों का सेवन चीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, या इसके आगे जो विश्लेषण इस पर मेरा होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा। तो इस संदर्भ में मेरी पहली आपसे पहला बात है कि यदि पहला देश चीन है तो दूसरा देश कौन है? कभी कभी दूसरा भी पूछ देता है। तो दूसरा देश का नाम है भारत। भारत, गौर कीजिएगा, पहला चीन, दूसरा भारत। अब यहाँ पे सवाल हो सकता है ऐसे भी कि दुनिया में तंबाकू उत्पादों के सेवन करने के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कितना है? तो आंसर क्या होगा? दूसरा, ठीक है। अब एक बात आप लोग जानते होंगे कि आज के दौर में तंबाकू के प्रयोग को लेकर वैश्विक स्तर पर बड़े ही गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। अर्थात तंबाकू के प्रयोग को रोकने के लिए न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर बहुत ही गंभीर प्रयास चल रहा है। चूंकि तंबाकू भारत ही नहीं बल्कि विश्व में कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। आज भारत में प्रत्येक वर्ष जितने भी लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं उसमें 3 लाख लोग के कैंसर होने का कारण, एकमात्र कारण है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन। वहीं अपने बिहार राज्य में 2019-20 का आंकड़ा है कि बिहार राज्य में प्रति वर्ष 80,000 लोग तंबाकू के सेवन के कारण कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। तो तंबाकू सेवन किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है और किस प्रकार भारत या दुनिया में होने वाले असामयिक मृत्यु में का यह एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, इसे आप समझ सकते हैं। तो इस बात की गंभीरता को समझते हुए ही WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात लोगों को तंबाकू के प्रयोग न करने के लिए या उसका प्रयोग न करने के लिए उनको आवश्यक सलाह दी जाती है, सुझाव दिया जाता है
समझ गए? तो पिछला 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि फेक, क्वेश्चन नंबर 2 है फेक बस्टर ऐप। फेक बस्टर ऐप, फेक बस्टर ऐप क्या है? ठीक है, तो फेक बस्टर ऐप क्या है? तो इसका अगर आंसर पूछना होगा, अगर एक लाइन में इसका आंसर यदि आपको जानना है या देना होगा, तो सीधे हम बोलेंगे कि यह सोशल मीडिया पर होने वाले धोखाधड़ी या जालसाजी को नियंत्रित करने का एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। ठीक है, तो फेक बस्टर ऐप क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जो सोशल मीडिया पर होने वाले धोखाधड़ी या जालसाजी को नियंत्रित करने में हमारी मदद करेगी। सोशल मीडिया की धोखाधड़ी को नियंत्रित करना। ठीक है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का मतलब, आप सोशल मीडिया का समाज में और दुनिया में क्या महत्व है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया का ऐसा कोई भी चीज वो सोशल मीडिया की पहुंच से बाहर नहीं रहा है, चाहे वो क्राइम हो, वेलफेयर हो, या पॉलिटिक्स हो, या इवन स्पोर्ट्स हो, या मतलब कहें कि जीवन के सारे पहलू, या जीवन के, सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है। और कहा जा रहा है या कहा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से यदि इंसान चाहे तो आज वह अपने आप को या अपनी योजनाओं को बहुत आसानी से मूर्त रूप दे सकता है। यानी यह एक इंसान को उसके, या यूं कहें कि यदि कोई, यह एक इंसान के विकास में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ हर आज तक दुनिया में जितने भी मानव जीवन, ऐसे जितने भी पहलू जिसने मानवीय जीवन को क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित किया, चाहे वो औद्योगिक क्रांति हो, कृषि क्रांति हो, या यूं कहिए किसी भी क्षेत्र में, तो उसी प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है। और सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी यदि बहुत कुछ हमें अच्छाई है, बहुत कुछ इसके फायदे हैं, तो बहुत कुछ आज इसके नुकसान भी दिखाई पड़ रहे हैं। खासकर कुछ वैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं। इवन आज सोशल मीडिया, यदि आप किसी के चरित्र को कलंकित करना हो तो उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग द्वारा किसी का चारित्रिक शोषण किया जा सकता है, किसी के व्यक्तित्व पर लांछन लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार किसी की प्रतिष्ठा को या धूमिल करने में के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। तो आप यहाँ पे जो मैंने बोला फेक बस्टर ऐप, वास्तव में ये ऐप जो है इस तरह की गतिविधियों को सोशल मीडिया पर नियंत्रित करने में मदद करेगी। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए कि फेक बस्टर ऐप का निर्माण आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रोपर,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर के द्वारा फेक बस्टर ऐप का को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में शुरू की गई युवा हाल ही में शुरू की गई युवा पहल क्या है? देखिएगा, युवा तो युवा सबसे पहले आप लोग जान लीजिए युवा का पूरा फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है यंग, वाई से यंग, यू से अपकमिंग, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल युवा ऑथर्स। यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स, इसका पूरा नाम हुआ, युवा का पूरा नाम यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। अब सवाल यह है कि ये युवा है क्या? तो वास्तव में यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश में युवा लेखकों अर्थात जिनकी उम्र 30 वर्ष या उससे कम है, वैसे लेखकों को लेखन का प्रशिक्षण देना, लेखन का प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो युवा क्या है? युवा पहल यदि आपसे पूछा जाएगा कि युवा पहल क्या है, तो सीधे आप कहिएगा कि यह एक लेखन परामर्श कार्यक्रम है जो भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि यह युवा लेखकों को प्रमोट करने का भी एक पहल है, लेखन प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका यदि आंसर, इस क्वेश्चन का यदि आंसर होगा तो वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ये हाल में ही चर्चा में रहा है। अभी हाल में उत्तराखंड स्टेट भी बहुत चर्चा में रहा है। बादल गिरने वगैरह का जो घटना, प्राकृतिक घटनाएं कुछ घटित हुई थी, जिसके वजह से भी लेकर भी बड़ा चर्चा में रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात जो है कि यह उद्यान जो है वो कस्तूरी मृग, किसके लिए? कस्तूरी मृग और तेंदुआ, ये दो जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग और तेंदुआ। ठीक है, और एक जो विशेष बात है वह यह है कि इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर ही टोन्स नदी गुजरती है। टोन्स नदी, ये टोन्स नदी यमुना नदी की सहायक है। ठीक है, तो यमुना की एक प्रमुख सहायक टोन्स नदी है जो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। अब आते हैं
ओहो, इसको थोड़ा ऊपर करो जी। हाँ तक रहा। ठीक, ठीक, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कालाजार रोग। कालाजार रोग का कारण क्या है? तो जान लीजिए कि कालाजार नामक रोग जो है, इसका कारण लिस्मैनिया डोनोवनी। लिस्मैनिया डोनोवनी नामक एक परजीवी है। उस परजीवी के, या लिस्मानिया डोनोवनी क्या है? एक परजीवी है जो कालाजार रोग का कारण होता है। और यह लिस्मैनिया डोनोवनी जो है वो किसी भी मनुष्य को तभी इफेक्ट कर सकती है, या इफेक्ट करने का कारण, इफेक्ट यानी इसका इन्फेक्शन का कारण है बालू मक्खी। यह बालू मक्खियों के द्वारा मानव शरीर में प्रवेश करती है, और मानव शरीर में जब प्रवेश करती है तो उससे मानव अस्वस्थ में होने लगता है, और उस अस्वस्थता का नाम ही कालाजार कहा जाता है। इसका लक्षण है बुखार, वजन में कमी, लीवर में सूजन। ये सब कालाजार का लक्षण है। अभी चूंकि अभी हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में कालाजार के एक नया मामला सामने आया है। बहुत दिनों बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में कालाजार का कुछ मामला सामने आया है और इसको लेकर पुनः एक बार बिहार के स्वास्थ्य विभाग को चौकन्ना किया गया है कि वो अलर्ट रहें और इसके विस्तार और फैलाव पर नजर रखें और जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन करें। तो कालाजार रोग का कारण लिस्मैनिया डोनोवनी है जो बालू मक्खियों से फैलता है। ठीक है। बिहार सरकार या बिहार, अपना बिहार जो है वो कालाजार के आतंक से बड़ा ग्रसित रहा। मतलब आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले बिहार में कालाजार मतलब एक बहुत ही डेंजरस डिजीज के रूप में जाना जाता था। आज भी है, आज भी है। अतः सरकार ने इसे, या बिहार सरकार द्वारा इसे मिशन मोड के रूप में इससे निपटने की तैयारी की गई, योजना बनाया गया, और 2022 तक बिहार सरकार ने 2022 तक बिहार से कालाजार के उन्मूलन का लक्ष्य निश्चित किया है। ठीक है। तो ये सवाल आपसे हो सकता है कि बिहार सरकार ने कालाजार के उन्मूलन का लक्ष्य क्या तय किया है? आंसर होगा 2022। फिर आपसे क्वेश्चन होगा कि कालाजार का कारण क्या है? तो लिस्मैनिया डोनोवनी जो बालू मक्खियों से फैलता है। ठीक है। लक्षण वगैरह तो बुखार वगैरह आप समझ ही रहे हैं। और अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में इसका बड़ा ही तुरंत एक बड़ा ही मतलब हाल फिलहाल का मुजफ्फरपुर से इसका अब साक्ष्य मिला है, तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा और अच्छे से। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? देखिए 3 जून मतलब आज से 4 दिन पहले नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया है। यह भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के पैमानों
का आकलन करता है और उस सूचकांक में कुछ सवाल है कि शीर्ष नंबर 1 स्थान पर कौन है, तो आंसर है इसका केरल। आंसर है केरल। केरल जो है वो पिछले साल भी था नंबर 1 और आज भी केरल नंबर 1 पर है। अब एक चीज मैं आपको और भी, जब भी मैं इस तरह के सूचकांक या इंडेक्स पर चर्चा करता हूं तो 1 2 3 ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 2 3 को याद रखिएगा और लास्ट वाले को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है, बीपीएससी खासकर ऐसे सवालों को पूछ रही है कि बताइए, यही सवाल होगा कि नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है। क्योंकि केरल का HDI भारत में सबसे अच्छा है तो अंडरस्टूड है, यानी पढ़ने वाले लड़के को पता होता है कि केरल होगा। लेकिन दूसरा यदि पूछ दिया जाए कि दूसरा कौन है तो भी लड़के कंफ्यूज कर जाएंगे। अब दूसरा में किसको कहेंगे, तो यहां भी कंफ्यूजन होगा। और दूसरा है हिमाचल, दूसरा स्थान है हिमाचल। हिमाचल के विषय में बहुत जल्दी से गेस लड़के नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिमाचल ने विगत वर्षों में बहुत तेजी से अपने HDI को सुधारा है। परिणाम स्वरूप वो इस वर्ष दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अब आते हैं कि यदि पूछ दे कि अपना बिहार कहाँ है, अपना बिहार कहाँ है, तो बिहार के बारे में जहां तक मेरा मानना है कि इस तरह के जो इंडेक्स वगैरह जो आने लगे हैं, तो हम 5-7 साल से देख रहे हैं कि बिहार नीचे से अंतिम या सबसे अंतिम या नीचे से दूसरा, यही रैंकिंग रहा है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है और दुखद बात है कि इस रैंकिंग में भी बिहार का नंबर है 28वां। बिहार 28वां। तो बिहार का रैंकिंग पूछेगा कि कैमे नंबर पर है, तो याद रखिएगा 28वां। इसको लेकर बड़ा हाय तौबा मच रहा है पेपर में। आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक दलों के बीच जारी है। विपक्षी दल का कहना है कि सरकार विकास का ढोंग कर रही है और ढोंग देखिए कि विकास विकास करती है। 28वां नीति आयोग की रिपोर्ट में 28वें नंबर पर है। अब सत्ता पक्ष के कुछ लोगों का कहना है कि नीति आयोग का ये जो आंकड़ा है ये विश्वसनीय नहीं है। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप, खैर जो भी हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये कहना है कि यदि हम लोग वाकई में पिछड़े हुए हैं तो एक ईमानदार प्रयास की जरूरत है। एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके लिए अनिवार्य है। खासकर ये हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग स्वयं यानी बिहार के नागरिक भी इस तरह अपने व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा राज्य के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, सुपेश। देखिएगा, सुपेश पोर्टल का संबंध किससे है? पोर्टल, सुपेश पोर्टल का संबंध किससे है? तो जान लीजिए, सुपेश पोर्टल का संबंध है न्यायिक व्यवस्था से। किससे है? न्यायिक प्रणाली। आंसर इसका आप यदि आपको लिखना होगा तो न्यायिक प्रणाली, और डैश ब्रैकेट में हम कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट, SC। SC इसलिए मैंने लिखा है कि अभी हाल ही में, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। अनुच्छेद 126 कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि किसी संवैधानिक मसले पर या किसी अन्य विषय पर भी यदि कोई निर्णय दिया जाता है तो इस निर्णय का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, और आने वाली न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए हाई कोर्ट्स इवन सुप्रीम कोर्ट भी अपने पूर्व के दिए गए निर्णयों का अवलोकन करता है और उसके आधार पर अपने निर्णयों को सुधार करता है और या निर्णय देता है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह के जो
रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रिकॉर्ड्स रखने का उसका एक अपना विंग है, और उसको आज तक क्या व्यवस्था था कि इस तरह के सारे रिकॉर्ड्स जो होते थे वो लिखित रूप में फाइलों में रखे जाते थे। अब जो सुपेस ऐप जो है, ये सुपेस ऐप क्या है कि इसके द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए इस तरह जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो ऑन मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक डाटा रखा जाएगा। यदि जरूरत पड़ेगा तो तुरंत क्लिक कर जज वगैरह देख सकते हैं कि पिछले कौन से मामलों में उन्होंने क्या डिसीजन दिया। और इससे क्या होगा कि न्यायिक प्रक्रिया जो लंबी चलती है, यानी जजेज जो होते हैं वो इस तरह के डिसीजन को देखने के लिए जो बार बार समय अगला डेट करते हैं कि अब इसकी सुनवाई अगली तारीख को होगा, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो पूर्व के निर्णयों का अवलोकन करते हैं, बड़ा सूक्ष्म अवलोकन। लेकिन अब क्या रहेगा कि बहुत जल्दी वो अपने इस तरह के निर्णयों को देख सकेंगे और उसके आधार पर अपना डिसीजन दे सकेंगे। तो सुपेस पोर्टल वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या न्यायिक प्रक्रिया को एक तकनीकी आधार प्रदान कर रहा है या प्रदान करता है। धीरे धीरे इसका प्रयोग सभी न्यायालयों में करने का योजना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आप लोग को पता होगा या आप लोग तो परिचित होंगे ही। संभवतः यदि भारत के 10 टॉप्स हिंदू मंदिरों की बात की जाएगी तो कोणार्क मंदिर का नाम हमको लगता है कि 1 to 5 में ही होगा। तो कोणार्क मंदिर कहां पे है? उड़ीसा। सवाल है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गंग शासक। उड़ीसा में 12वीं शताब्दी के दौरान गंग वंश के शासकों का शासन था और इसी गंग वंश के एक शासक का नाम था नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम। इस नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क जो है वो भुवनेश्वर से 25-30 किलोमीटर थोड़ा सा दूर पड़ता है और ये बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती इलाका है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम ने 1250, यानी यह गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम। यह तो हुआ कि निर्माण कब हुआ और किसने करवाया। अब आते हैं इसकी कुछ विशेषताओं पर। तो जान लीजिए उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता। भारत में विशेषकर पूर्वी भारत में, यूं कि संपूर्ण भारत में हमारे यहाँ सूर्य पूजा का प्रचलन वर्षों से रहा है और सूर्य को बड़ा ही पवित्रता का प्रतीक माना गया है भारत में। और सूर्य के उपासक एक से एक शासक बढ़कर एक शासक हुए जिन्होंने सूर्य की उपासना की है। तो ये कोणार्क मंदिर भी है वो वास्तव में हमारी सूर्य के प्रति आस्था को ही दर्शाती है। दूसरी बात जो है वो है कोणार्क मंदिर का स्थापत्य विशेषता। कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है और जिस प्रकार का यह निर्माण स्थापत्य है वास्तव में अपने आप में अद्वितीय है। कैसे? तो जान लीजिए कि इस मंदिर को सूर्य के रथ का रूप दिया गया है, यानी पत्थरों को काटकर रथ बनाया गया है और उस रथ में 12 जोड़े पहिए यानी 12 जोड़े यानी 12 दूना 24 पहिए हैं और 7 शक्तिशाली घोड़ों को दिखलाया गया है
जो उसे उस रथ को खींच रहे हैं। और ये सब पत्थरों से किया गया है, और एक ही पत्थर यानी बड़े बड़े पहाड़ों के चट्टानों पे ये काट कर यानी मतलब ये चट्टानों पे ये अंकित किया गया है। तो इस कारण यह बड़ा ही अद्वितीय है, और इसके विलक्षण विशेषताओं को देखते हुए ही 17वीं सदी में यूरोपीय नाविकों ने इसे ब्लैक पैगोडा कहा था। क्या कहा था? ब्लैक पैगोडा। अतः इसे ब्लैक पैगोडा के भी इस नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस मंदिर का रख रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। 1984 यूनेस्को इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यूनेस्को तो आप जानते ही होंगे, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक धरोहरों, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स को संरक्षित करता है और उनकी नोटिस या उनके बाजाप्ता उनके संवर्धन के लिए प्रयास करता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसका आंसर है 1995, 1995। 1995 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था? तो इसका उद्देश्य था कि देश के बुजुर्गों, महिलाओं एवं विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। बुजुर्गों, महिलाओं एवं विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। जान लीजिए, इसके तहत 5 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। इसके तहत आप लोग भी देखे होंगे, गांव देहात में 200 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है 60 साल या उससे ऊपर के बीपीएल परिवारों को। ठीक है। उसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, अर्थात 60 साल के नीचे के जितने विधवा हैं उनको पेंशन की बात कही गई है। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, अर्थात 60 साल से नीचे के विकलांग लोगों के लिए पेंशन की बात की गई है या पेंशन दिया जा रहा है। उसके बाद है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अर्थात यदि किसी परिवार का कोई कमाऊ व्यक्ति और मर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में 10,000 रुपए की एकमुश्त सहायता उस परिवार को दी जाती है। और 5वां है अन्नपूर्णा योजना, अर्थात इसके अंतर्गत प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए 10 किलो अनाज प्रति महीने का प्रावधान किया गया है या दिया जाता है। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम एक्ट अधिनियम क्या है? गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम
जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गैर कानूनी गतिविधि। गैर कानूनी गतिविधि क्या होता है? वैसा कार्य या व्यवहार जो कानून सम्मत न हो। ठीक है, तो गैर कानूनी गतिविधियों का, इस गतिविधि को रोकने के लिए गैर कानूनी गतिविधि